रहता था। खेती के अलावा उसे कोई और काम नहीं आता था। उसी जमीन से उसका घर चलता था और उसी जमीन से उसकी पहचान थी। उसके साथ उसकी पत्नी सरला रहती थी और उनकी बेटी पल्लवी, जो किताबों में अपना कल ढूंढती थी। पल्लवी के बापू। डिब्बे में एक दाना अनाज नहीं बचा। आज रात तो जैसे तैसे निकल जाएगी, पर कल सुबह क्या बनाएंगे? पल्लवी को कॉलेज भी जाना है। जमीन ने दगा दे दिया सरला। कल तक जो फसल लहलहा रही थी, आज वो बारिश के कीचड़ में दब गई है। अब बारिश रुके या ना रुके, कोई फर्क नहीं पड़ता। पल्लवी अपनी टूटी हुई खिड़की से बाहर देख रही थी। माँ, बापू, देखो, सेठ गिरधारी आ रहे हैं। घर में एक भयानक सन्नाटा छा गया। सेठ गिरधारी का आना मतलब मौत के पैगाम से बुरा था। अरे ओ सोमेश, सो गए क्या? सुना है फसल पानी में बह गई। बहुत बुरा हुआ। सेठ, इस वक्त बुरा हो सोमेश, तो इंसान को जागते रहना चाहिए। मैं तो बस ये पूछने आया था कि पिछले साल का उधार और इस साल का ब्याज कैसे चुकाओगे? सेठ, कुछ दिन और दे दो। अगली फसल की बातें अपने बच्चों को सुनाना सोमेश। मुझे या तो पैसे चाहिए या वो जमीन जिसके भरोसे तुम अब तक जिंदा हो। सेठ ने पल्लवी की तरफ एक तिरछी नजर डाली और बिना कुछ कहे चला गया। अगले दिन सुबह सूरज निकला, लेकिन घर में उजाला नहीं था। तभी पल्लवी की मौसी शारदा अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर घर के सामने रुकी। वो शहर में रहती थीं और अपनी अमीरी का प्रदर्शन करना उनका शौक था। अरे सरला, ये क्या हालत बना रखी है घर की? और ये पल्लवी अभी तक कॉलेज के पीछे भाग रही है? दीदी, वो पढ़ना चाहती है, उसका सपना है। सपना? सरला, हम जैसे लोगों की किस्मत में सपने नहीं, सिर्फ रोटियां बेलना लिखा होता है। मेरा बेटा देखो, शहर की बड़ी कंपनी में साहब है, और यहाँ पल्लवी, कल को सेठ जमीन ले लेगा तो क्या डिग्री खाओगे? लड़कियों को इतना पढ़ाकर क्या फायदा अगर वो घर का चूल्हा ही ना बचा सकें। मौसी, शिक्षा ही जो हमें इस चूल्हे से बाहर ले जाएगी। जुबान भी खूब चलने लगी है। सरला, मैं तो मदद करने आई थी, पर यहाँ तो तेवर ही अलग हैं। जब जमीन बिक जाए तो मेरे शहर वाले घर में नौकरानी की जरूरत है, भेज देना इसे। शारदा मौसी तो चली गईं, लेकिन उनके शब्द पल्लवी के कान में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। पल्लवी को पता था कि अब चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। वो अपनी बचपन की सहेली नीरू के पास गई। नीरू के पास एक पुराना कंप्यूटर था, जिस पर वो अपना कॉलेज का काम करती थी। नीरू, मुझे काम चाहिए, कुछ भी, बस मुझे पैसे कमाने हैं। पल्लवी, तू पागल हो गई है? हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं और गांव में कौन काम देगा? गांव में नहीं, इंटरनेट पर। मैंने सुना है वहाँ लोग डेटा एंट्री और छोटे कामों के पैसे देते हैं। नीरू, ये वेबसाइट लोड क्यों नहीं हो रही? क्या हमारा इंटरनेट धीमा है? धीमा नहीं, मरा हुआ है पल्लवी। तू सब्र रख, गांव की हवा है, रुक रुक कर ही चलेगी। दोनों ने मिलकर एक पुरानी वेबसाइट पर लॉगिन किया। पल्लवी ने रात रात भर जागकर डेटा एंट्री का काम शुरू किया। आंखें सूज जाती थीं, उंगलियों में दर्द होता था, लेकिन उसे सिर्फ अपने बापू की वो खाली जमीन ते याद आते थे। नीरू, आज 7 दिन हो गए, मैंने 500 फाइलें पूरी की हैं। आज पैसे आने चाहिए। देख, ईमेल आया है। पल्लवी और नीरू उत्साह के साथ ईमेल पढ़ते हुए। Your account has been suspended due to quality issues. No payment will be processed. पल्लवी और नीरू का चेहरा सफेद पड़ जाता है। नीरू, शायद मौसी सही कह रही थी। शायद मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने बापू की जमीन नहीं बचा पाऊंगी। पल्लवी, ये सिर्फ एक वेबसाइट थी, पूरी दुनिया नहीं। हम फिर कोशिश करेंगे। जब पल्लवी घर पहुंची, सेठ गिरधारी फिर से वहां मौजूद था और इस बार उसके हाथ में कुछ कानूनी कागज थे। देखो सोमेश, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। ये लो कागज और यहाँ अंगूठा लगा दो। ब्याज बहुत बढ़ गया है, तुम 7 जन्मों में भी नहीं चुका पाओगे। जमीन मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें 50,000 रुपए नकद भी दूंगा घर चलाने के लिए। सेठ, ये जमीन मेरे पुरखों की है, मैं इसे कैसे दे दूं? तो फिर कल सुबह तक मेरे पूरे 2 लाख रुपए चुका दो।
नहीं तो कल दोपहर को मेरा ट्रैक्टर तुम्हारी इस जमीन पर चलेगा। सेठ कागज मेज पर छोड़कर चला गया। घर में मातम जैसा सन्नाटा छा गया। पल्लवी ने देखा कि उसके पिता ने धीरे से पेन उठाया। क्या आप सच में दस्तखत कर रहे हैं? और क्या करूं सरला, अपनी बेटी को भूखा मरते देखूं? कम से कम जमीन बेचकर उसे 2 वक्त की रोटी तो दे पाऊंगा। रुकिए बापू। पल्लवी दौड़ कर आई और अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। बापू, मुझे सिर्फ 7 दिन और दीजिए, सिर्फ 7 दिन। अगर मैं पैसे नहीं ला पाई तो आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। 7 दिन में क्या होगा बेटा? 2 लाख रुपए आसमान से नहीं टपकेंगे। टपकेंगे नहीं बापू, मैं उन्हें खींच कर लाऊंगी। बस मुझ पर एक बार भरोसा कीजिए। सोमेश ने अपनी बेटी की आंखों में देखा। उसने पेन नीचे रख दिया। 7 दिन, 2 लाख रुपए। उस रात पल्लवी और नीरू की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। पुराना कंप्यूटर रह रहकर गर्म हो रहा था। पल्लवी पिछले 36 घंटों से सिर्फ उस एक वेबसाइट पर अपनी नजरें गड़ाए बैठी थी। उसने हजारों पन्ने टाइप किए थे। नीरू, देख, घड़ी में 4 बज रहे हैं। काम पूरा हो गया है। मैंने सारी फाइलें सबमिट कर दी हैं। बस अब पेमेंट अप्रूव होने का इंतजार है। पल्लवी, तूने बहुत मेहनत की है। बापू को गर्व होगा तुझ पर। चल, थोड़ा पानी पी ले। तेरा चेहरा बिल्कुल उतर गया है। पल्लवी ने जैसे ही रिफ्रेश बटन दबाया, स्क्रीन पर एक लाल रंग का बॉक्स उभर आया। उसमें लिखा था, User account flagged. Suspicious activity detected. Payment forfeited. ये क्या है? नीरू, ये क्या लिखा है? मेरी पेमेंट कहाँ है? क्या ये तो अकाउंट सस्पेंड होने की बात कर रहे हैं? पल्लवी, ये शायद कोई धोखाधड़ी वाली कंपनी थी। इन्होंने तेरा काम भी ले लिया और अब पैसे भी नहीं दे रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने हजारों पन्ने टाइप किए हैं नीरू। मेरी उंगलियां सुन्न हो गई हैं। मेरे पास सिर्फ 7 दिन थे और 3 दिन निकल गए। ये पैसे नहीं आए तो बापू जमीन के कागजों पर अंगूठा लगा देंगे। पल्लवी ने गुस्से और हताशा में मेज पर मुक्का मारा। उसे लगा जैसे किस्मत उसका मजाक उड़ा रही है। उसने जिसे अपनी मंजिल समझा था, वो तो सिर्फ एक भ्रम था। अगले दिन पल्लवी बिना किसी उम्मीद के गांव की मंडी पहुंची। उसके बापू वहां अपनी बची कुची भीगी हुई सब्जियां बेचने आए थे। उसके बापू सोमेश एक आड़ती के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। मुनीम जी, ये टमाटर ताज़ा है, अंदर से कुछ नहीं बिगड़ा, बस थोड़ा पानी लगा है। 5 रुपए किलो तो ले लीजिए। अरे सोमेश, पागल हो गए हो क्या? मंडी में माल भरा पड़ा है। ये कीचड़ वाले टमाटर कोई नहीं खरीदेगा। 1 रुपया किलो देना है तो दो, वरना ले जाओ यहाँ से, फेंक दो नाले में। 1 रुपया? मुनीम जी, बीज के पैसे भी नहीं निकलेंगे। घर में राशन नहीं है। तो हम क्या करें? हम यहाँ दान करने नहीं बैठे हैं। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। पीछे बहुत लोग खड़े हैं। पल्लवी ने देखा कि उसी मंडी के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था कि शहर के सुपरमार्केट में यही टमाटर 60 रुपए किलो बिक रहे हैं। पल्लवी का दिमाग चकरा गया। किसान को 1 रुपया और शहर वाले को 60 रुपए। बीच के ये 59 रुपए कहाँ जा रहे थे? तभी उसे नीरू की वो बात याद आई। इंटरनेट पर सब मिलता है और सब बिकता है। अगर मैं इन बीच में पैसा खाने वालों को हटा दूं और बापू के ये टमाटर सीधे शहर के उन लोगों तक पहुंचा दूं जो 60 रुपए देने को तैयार हैं। पल्लवी भागती हुई घर आई। उसने अपना पुराना फोन निकाला और शहर के कुछ ग्रोसरी ग्रुप्स और सोशल मीडिया पेजों को खंगालना शुरू किया। उसे समझ आया कि शहर के लोग ताजा और ऑर्गेनिक सब्जियों के लिए तरस रहे हैं और यहाँ गांव में सब्जियां सड़ रही हैं, और बापू के ये टमाटर सीधे शहर के उन लोगों तक पहुंचा दूं जो 60 रुपए देने को तैयार हैं। पल्लवी की आंखों में चमक आ गई और सीधे नीरू के घर भागी। नीरू, मुझे रास्ता मिल गया। हम टाइपिंग नहीं करेंगे, हम बिजनेस करेंगे। कौन सा बिजनेस? शहर में लोग ताजी सब्जियां ढूंढ रहे हैं। हम गांव से सीधे उन्हें बेचेंगे। पल्लवी, तेरे पास 1 रुपया नहीं है। ट्रक कहाँ से लाएगी? स्टोर कहाँ से खोलेगी? हमें स्टोर की जरूरत नहीं है नीरू, हमें सिर्फ कनेक्शन की जरूरत है। मैं एक डिजिटल सप्लाई चेन बनाऊंगी। मैं शहर के उन फ्लैट्स और सोसाइटियों से ऑर्डर लूंगी जहां लोग क्वालिटी चाहते हैं।
हम बापू और गांव के दूसरे किसानों का माल इकट्ठा करेंगे और सीधे वहां पहुंचाएंगे। सुनने में अच्छा लग रहा है पल्लवी, लेकिन इतना आसान होता तो गांव का हर किसान यही करता। पल्लवी ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसने शहर के कुछ बड़े व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने खेतों की और ताज़ा सब्जियों की फोटो डाली। उसने अपनी कहानी लिखी, एक किसान की बेटी की कहानी। लोगों को उसकी बात पसंद आई। 2 दिन के अंदर उसे एक बड़ी सोसाइटी से 500 किलो सब्जियों का ऑर्डर मिल गया। बापू, आज सब्जियां मंडी नहीं जाएंगी, आज हम इन्हें शहर भेजेंगे। बेटा, ये क्या नया काम शुरू कर दिया तूने? अगर शहर वालों ने पैसे नहीं दिए तो? अगर माल रास्ते में खराब हो गया तो? बापू, भरोसा रखिए, इससे बुरा और क्या होगा। सेठ तो वैसे भी जमीन छीनने आ ही रहा है, एक बार मुझे कोशिश करने दीजिए। पल्लवी ने गांव के 3-4 किसानों को मनाया। उसने अपनी मौसी से कुछ पैसे उधार मांगे थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और उल्टा ताना दिया कि चूहे पकड़ने वाली बिल्ली अब शेर का शिकार करेगी। हार मानकर पल्लवी ने अपनी सोने की छोटी सी कान की बालियां गिरवी रखी और एक छोटा सा टेम्पो किराए पर लिया। भैया, ध्यान से चलना, ये सब्जियां नहीं, मेरी जिंदगी है। शाम 5 बजे तक सोसाइटी पहुंच जाना चाहिए। चिंता मत करो बहन, 5 बजे से पहले पहुंचा दूंगा। टेम्पो निकल गया। पल्लवी और नीरू मोबाइल लेकर बैठी रहीं। 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए। टेम्पो नहीं पहुंचा। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और वैसी ही भयानक बारिश शुरू हो गई। भैया, कहाँ हो आप? लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं। दीदी, रास्ते में पहाड़ का हिस्सा गिर गया है, रास्ता जाम है, ऊपर से ये बारिश, माल भीग रहा है। मुझे नहीं लगता मैं आज पहुंच पाऊंगा। नहीं भैया, ऐसा मत कहिए, कोशिश कीजिए, किसी और रास्ते से जाइए। कोई रास्ता नहीं है दीदी, गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। अब कल सुबह ही कुछ हो पाएगा। सुबह जब रास्ता खुला और टेम्पो शहर पहुंचा, तब तक 15 घंटे बीत चुके थे। गर्मी और उमस की वजह से आधी सब्जियां सड़ चुकी थीं। जब पल्लवी सोसाइटी पहुंची तो वहां के मैनेजर ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। ये कचरा देने आई हो तुम? हमें ताजा माल चाहिए था। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, और जो माल हमने लिया है उसका आधा दाम भी नहीं मिलेगा। ले जाओ ये सड़ा हुआ माल यहाँ से। उस मैनेजर की आवाज पल्लवी के कानों में किसी सायरन की तरह बज रही थी। नीरू, मैं क्या करूं? काका, सुमेर भाई, सब ने अपनी फसल मेरे भरोसे छोड़ी थी। मैं उनसे नजर कैसे मिलाऊंगी? नजर झुकाकर तो बिल्कुल नहीं। तूने चोरी नहीं की है पल्लवी, कोशिश की है। गांव के चबूतरे पर दोनों पहुंची। पल्लवी ने सबको बताया कि देर और बारिश की वजह से टमाटर खराब हो गए हैं। किसी का चेहरा सख्त था, कोई गुस्से में था और कुछ किसान चुपचाप सब समझकर माफ कर चुके थे। जब पल्लवी खाली हाथ घर लौटी तो शारदा मौसी पहले से ही वहां बैठी थी। उनके हाथ में सेठ के वो जमीन वाले कागज थे। देख लिया सरला, तुम्हारी बेटी ने शहर जाकर क्या नाम कमाया। बालियां भी गवा दी और अब जमीन भी जा रही है। सोमेश, मैंने सेठ से बात कर ली है, वो जमीन के कागज मुझे दे देगा। तुम लोग मेरे शहर वाले घर के पिछवाड़े में बने कमरे में रह लेना। कम से कम भूखे तो नहीं मरोगे। शायद यही किस्मत है। पल्लवी बेटा, तूने कोशिश की, पर शायद हम गरीबों के नसीब में जीत लिखी ही नहीं है। नहीं बापू, अभी 24 घंटे बाकी हैं। सेठ गिरधारी कल दोपहर को आएगा। अब क्या करेगी? भीख मांगेगी? नहीं मौसी, मैं वो करूंगी जो आप कभी नहीं कर सकती। मैं फिर से कोशिश करूंगी। पल्लवी कमरे के अंदर गई। उसका फोन बज रहा था। एक अनजान नंबर था। हेलो। हेलो, क्या आप वही पल्लवी हैं जिसने ग्रुप में फोटो डाली थी? मुझे कल के हादसे के बारे में पता चला। मेरा एक बड़ा रेस्टोरेंट चेन है। मुझे कल सुबह 1000 किलो ताज़ा सब्जियों की ज़रूरत है। अगर तुम कल सुबह 8 बजे तक माल पहुंचा सको तो मैं तुम्हें बाजार से दुगना दाम दूंगा, लेकिन एक भी सब्जी खराब नहीं होनी चाहिए। क्या तुम कर पाओगी? पल्लवी का दिल जोर से धड़का। 1000 किलो? ये तो पिछले ऑर्डर से दोगुना है। लेकिन उसके पास न पैसे थे, न टेम्पो और न ही अब किसानों का भरोसा। सर, मैं जरूर पहुंचा दूंगी। याद रखना पल्लवी, ये आखिरी मौका है। अगर कल सुबह माल नहीं आया
तो आगे से हम कभी तुम्हारे साथ कोई सौदा नहीं करेंगे। ठीक है सर, मैं अपनी पूरे कोशिश करूंगी। पल्लवी ने फोन रखा। तभी नीरू उसके पास आकर खड़ी हो गई। पल्लवी, ये पागलपन है। हमारे पास पैसे कहाँ है? किसान हमें माल क्यों देंगे जब पिछला ऑर्डर फेल हो गया? नीरू, ये पागलपन नहीं है, ये मेरी आखिरी लड़ाई है। अगर कल हार गई तो मैं मौसी के घर नौकरानी बनने के लिए तैयार हूँ। क्या तू मेरा साथ देगी? नीरू ने पल्लवी की आंखों में वो आग देखी और कहा, हाँ पल्लवी, मैं तेरा साथ दूंगी। पल्लवी के घर के बाहर गांव के 10-12 किसान इकट्ठा थे। उनकी आंखों में वो गुस्सा था जो बरसों की गरीबी और बार बार मिलने वाले धोखे से पैदा होता है। अरे ओ सोमेश, अपनी बेटी को बाहर निकाल। हमारी सब्जियां शहर में फेंकवा दी, अब पैसे कौन देगा? हम गरीब लोग हैं, एक एक रुपया खून पसीने का होता है। रघु भाई, थोड़ा धैर्य रखो, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। रास्ता तो इसने बंद कर दिया है। अब मंडी वाला भी हमारा माल नहीं ले रहा, कहता है शहर वालों को बेचो। तभी पल्लवी घर से बाहर निकली। उसके हाथ में उसकी कॉलेज की डिग्रियां और कुछ मेडल थे। ये देख रहे हैं आप, ये मेरी 16 साल की पढ़ाई का नतीजा है। ये कागज नहीं, मेरी इज्जत है। रघु काका, सुमेर भाई, मैं जानती हूँ मैंने आप सबका नुकसान किया है, लेकिन मेरे पास खोने के लिए अब सिर्फ ये कागज बचे हैं। इन कागजों का हम क्या करेंगे बिटिया? इनसे पेट नहीं भरता। ये कागज आप गिरवी रख लीजिए। अगर कल दोपहर तक मैंने आपके पिछले नुकसान और इस नए माल के पैसे नहीं दिए तो मैं इस गांव को छोड़ दूंगी और शहर में मजदूरी करके आपका एक एक पैसा चुकाऊंगी। लेकिन मुझे एक आखिरी मौका चाहिए। मुझे 1000 किलो माल चाहिए, अभी, इसी वक्त। सन्नाटा छा गया। किसान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जा बिटिया, आखिरी बार तुझ पर नहीं, तेरी हिम्मत पर दांव लगा रहे हैं। ले जाओ हमारा माल, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ सब्जियां नहीं, हमारे बच्चों की रोटियां हैं। रात के 2 बज रहे थे। पल्लवी, नीरू और सोमेश मिलकर सब्जियों की छटाई कर रहे थे। पल्लवी ने इस बार कोई जोखिम नहीं लिया। उसने एक पुराने जानकार का बड़ा ट्रक किराए पर लिया था, जिसके पैसे नीरू ने अपनी माँ के गहने छुपकर गिरवी रख कर दिए थे। पल्लवी, अगर इस बार भी रास्ता बंद मिला तो? रास्ता बंद मिला तो मैं पैदल माल ढोकर ले जाऊंगी नीरू, लेकिन आज हारना मेरे नसीब में नहीं है। सुबह के 5 बज चुके थे। पल्लवी खुद ट्रक के कैबिन में ड्राइवर के बगल में बैठी। ट्रक शहर की सीमा पर पहुंचा ही था कि पुलिस का नाका मिल गया। ओए ट्रक रोक, कहाँ जा रहे हो इतना माल लेकर? कागज दिखाओ। सर, ये ताज़ा सब्जियां हैं, 8 बजे तक रेस्टोरेंट पहुंचानी है। अगर देरी हुई तो सब खराब हो जाएगा। कागज चेक होंगे, एंट्री होगी, 2 घंटे लगेंगे। किनारे लगाओ गाड़ी। पल्लवी के पास 2 घंटे नहीं थे। उसने घड़ी देखी, 7:15 बज रहे थे। सर, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं अपनी। अगर किसान की बेटी आज अपने बापू की जमीन नहीं बचा पाई तो कल कोई किसान अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएगा। आप मुझे रोक सकते हैं, लेकिन इस ट्रक को नहीं। पल्लवी की हिम्मत देखकर अधिकारी का दिल पसीज गया। उसने ट्रक को इशारा किया। जाओ बिटिया, भाग ले अपनी मंजिल की तरफ। उधर गांव में दोपहर के 12 बज चुके थे। सेठ गिरधारी अपने गुंडों के साथ सोमेश के घर के सामने खड़ा था। गांव के लोग तमाशा देखने इकट्ठा थे। शारदा मौसी भी अपनी बड़ी गाड़ी में बैठी मुस्कुरा रही थी। क्यों सोमेश, 12 बज गए, तुम्हारी बिटिया का कोई अता पता नहीं है। लाओ, अंगूठा लगाओ और ये घर जमीन मेरे नाम करो। 50,000 रुपए नकद दूंगा, ऐश करना शहर में। सेठ, बस आधा घंटा और, उसने कहा था वो आएगी। अरे सोमेश भाई, क्यों जिद कर रहे हो? वो शहर गई है, वहीं बस जाएगी। उसे तुम्हारी फिक्र होती तो अब तक आ जाती। साइन कर दो, बोझ हल्का होगा। रुकिए बापू। पल्लवी ट्रक से उतरी। उसके हाथ में एक काला बैग था। वो सीधे सेठ के पास गई और कागज उसके हाथ से छीन लिए। ये क्या बदतमीजी है? पैसे लाई है या खाली हाथ चिल्ला रही है? ये लीजिए सेठ, पूरे 2,10,000 रुपए, मूल और ब्याज दोनों। अब हिसाब बराबर। पूरा गांव सन्न रह गया। सेठ ने कांपते हाथों से पैसे गिने। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया और वहां से भाग निकला। शारदा मौसी ने जब ये देखा
तो उन्होंने चुपके से अपनी गाड़ी का शीशा चढ़ाया और वहां से खिसक ली। सोमेश ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। पल्लवी ने किसानों को उनका पैसा चुका दिया और मुनाफा अपने पास रखा। 1 साल बीत गया। पल्लवी अब एक सफल बिजनेस वुमन थी। पल्लवी एग्रोटेक का नाम अब शहर शहर फैल चुका था। उसके पास अब अपनी गाड़ी थी, अच्छा घर था। पल्लवी, आज शाम को पुराने तालाब पर चले? याद है हम वहाँ बैठकर सपने देखते थे? नीरू, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। दुबई के क्लाइंट के साथ मीटिंग है। और सुनो, अगली बार केबिन में आने से पहले सेक्रेटरी से पूछ लिया करो। सेक्रेटरी से? पल्लवी, मैं तेरी दोस्त हूँ। मैंने अपनी माँ के गहने गिरवी रखे थे, तब तूने सेक्रेटरी से नहीं पूछा था। वो वक्त अलग था नीरू। अब मैं एक कंपनी चलाती हूँ। तुम ये छोटी बातें नहीं समझोगी। ये लो, 1 लाख रुपए का चेक। अपनी माँ के गहने छुड़ा लेना और थोड़ा आराम करो। नीरू ने वो चेक नहीं लिया। वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। कुछ महीनों बाद पुराने घर के स्टोर रूम में पल्लवी को अपना पुराना फोन मिला। उसमें नीरू की वही वॉइस नोट थी जो पहले ऑर्डर के फेल होने पर भेजी गई थी। पल्लवी, तू हारना मत। अगर सब छोड़ दें तो भी मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। हमें पैसा नहीं, अपनी इज्जत वापस लानी है। तू बस लड़ती रहे मेरी दोस्त। तेरा बापू का सपना टूटने नहीं देंगे। आवाज सुनते ही पल्लवी का अहंकार टूट गया। वह तुरंत उसके घर पहुंची। नीरू आज भी सादगी से सिलाई कर रही थी। मुझे माफ कर दे नीरू, मैं सफलता के नशे में अंधी हो गई थी। तू लौट आई, यही काफी है। मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए था पल्लवी, मुझे मेरी सहेली चाहिए थी। 2 साल बाद उनका एग्रोटेक ऐप पूरे राज्य में चलने लगा। पल्लवी अब भी गांव में सादगी से रहती थी, बिना अपनी कमाई जताए। पल्लवी शहर में मेहनत कर रही है। सुना है उसकी कंपनी ठीक चल रही है। सोच रहा हूँ अगले महीने घर में सोलर पैनल लगवा ले। क्या उससे 10 से 20 हजार पूछ ले? नहीं जी, बच्ची पर बोझ मत डालिए, अभी तो उसका काम जम रहा है। और तभी वहां पल्लवी आ जाती है। बापू, माँ, जरा यहाँ बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? पैसे कम पड़ गए क्या? नहीं बापू, बस आप ये मोबाइल देखिए। पल्लवी मोबाइल पर बैंक बैलेंस खोलकर बापू को दिखा देती है। ये क्या है बेटा? इसमें तो बहुत सारे बिंदी लगे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। बापू, इसमें 10 करोड़ 20 लाख रुपए हैं। ये सब आपके हैं। आपकी उस मिट्टी की कमाई है जिसे दुनिया बेकार कह रही थी। 10 करोड़? बेटा, इतना पैसा तो पूरे जिले में किसी के पास नहीं होगा। तूने कहीं कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं बापू, ये मेरी और नीरू की मेहनत है। हमने हजारों किसानों का माल सीधे कंपनियों को बेचा। आज आपके पास शहर का सबसे बड़ा बंगला खरीदने की ताकत है।